समझे सर सोनू जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। तो आप सभी स्टूडेंट को आज मैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 10th का VVI क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुका हूं। इसके पहले भी मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ, साइंस आदि सबों का मैं VVI क्वेश्चन अपने एस पांडे यूट्यूब चैनल पे मैं दिया हूं। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स आ जाएं क्लास में। तो चलें स्टूडेंट लोग, चलिए आ जाएं, चलिए आचरण, और जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहला है संसाधन से, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। संसाधन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करें, ठीक ना। दूसरा जो क्वेश्चन है ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं वर्णन करें। तीसरा है जल संसाधन के उपयोगों को लिखें। और चौथा है आपका आपदा किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। और पांचवा है जनसंख्या विस्फोट से भारत में समस्या का वर्णन, यानी जनसंख्या विस्फोट के कारण से भारत में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है उसके बारे में हमको बताना है। तो सभी स्टूडेंट्स आ जाए, क्लास को चालू करेंगे। आ जाए सभी स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है संसाधन से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन, संसाधन का अर्थ होता है कि वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग या उपभोग या दोहन मानव करता है, तो वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, इस मार्कर को हम लिखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या बन जाएगा, संसाधन। समझे कि नहीं। अर्थात संसाधन वे सभी वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए संसार में जिन जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, उपयोग करता है, वे सभी वस्तुएं उसके लिए संसाधन कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं मोटर कार, गाड़ी, लकड़ी, कलम, ब्लैकबोर्ड, हवाई जहाज, ऊर्जा, ये आपका कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा हम करते हैं, तो ये सभी क्या है, संसाधन। समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। तो यानी संसाधन को जो है दो भागों में, पहले समझा रहा हूं, उसके बाद लिखने का तरीका मैं बताऊंगा। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक जो बांटा गया है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। समझे कि नहीं। वैसा संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य के द्वारा जो प्राप्त हो, सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है, सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह कभी समाप्त नहीं होने वाली है। दूसरा है जो जल संसाधन, जल भी एक संसाधन है, जल भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए क्या हो गया, जल भी एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद वायु भी एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वायु का उपयोग जो है पवन चक्की चलाने के लिए किया जाता है। और इसी के कारण से जानते होंगे डेनमार्क में सबसे अधिक पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा गया है। समझे कि नहीं। और लेकिन दूसरा जो संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो एक बार समाप्त हो जाता है तो दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, पुनः दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला जो है खदान के अंदर में सीमित मात्रा में अब बचा हुआ है, यदि वह समाप्त हो जाएगी तो वो अब दोबारा प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जैसे
पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ये सभी पृथ्वी के भूतल में अब सीमित मात्रा में बचे हुए हैं, इसीलिए ये सभी संसाधन जो होते हैं दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते यदि एक बार समाप्त हो जाएगा, लेकिन नवीकरणीय संसाधन को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग को मैं परीक्षा में कैसे लिखना है वो आपको बताता हूँ संसाधन के बारे में। यानी वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जैसे मोटर कार, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, मार्कर, कोयला आदि सभी जो होते हैं, जिन जिन वस्तुओं का मानव उपयोग करता है वे वस्तुएं संसाधन कहलाती है। स्वयं मानव ही भी संसाधन है, स्वयं मानव भी एक संसाधन, क्योंकि मानव भी एक मानव किसी दूसरे मानव के लिए उपयोग में आता है। जैसे देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारा उपयोग कर रहे हैं और आप भी मेरा संसाधन है, क्योंकि आप मेरा पढ़ाई देख रहे हैं तो ये आप भी मेरा क्या है, संसाधन। अर्थात स्वयं मानव भी एक संसाधन है। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक को अनवीकरणीय संसाधन और दूसरे को नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो एक बार समाप्त हो जाएगी तो दोबारा वह फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि सभी जीवाश्म ईंधन, ठीक ना। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो कि कभी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे वायु, जैसे जल, ये सभी क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। तो संसाधन आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से परीक्षा में लिख देंगे, ये VVI क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, वर्णन कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट। तो वर्तमान समय में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो तीव्र गति के जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण से आज के समय में ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक गैर परंपरागत स्रोत और एक परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत जो ऊर्जा का होता है वह समझिए अनवीकरणीय संसाधन से संबंधित रहता है। ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो दो होते हैं, गैर परंपरागत स्रोत और एक होता है परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का वैसा स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होता है, जैसे सूर्य हुआ, आपका वायु, सूर्य का प्रकाश हुआ, वायु हुआ, उसके बाद आपका और अन्य सभी क्या कहते हैं जो जल हुआ, ये सभी क्या हो, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है, यानी कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जीवाश्म ईंधन सभी हुए, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हुए। ये एक बार यदि समाप्त हो चले जाएंगे तो दोबारा पुनः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऊर्जा संकट का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में तीव्र गति की जनसंख्या की वृद्धि हो जाने के कारण से ऊर्जा का प्रयोग धड़ल्ले से प्रचुर मात्रा में सभी जगह हो रहे हैं। सभी जगह ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में, अब गाड़ियां अनेकों गाड़ियां चल रही हैं, उस गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल आदि सबों का प्रयोग किया जा रहा है। ईंधन में कोयले का प्रयोग किया जा रहा है और उसके बाद जलावन में कोयले का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण से ये सभी अब पृथ्वी तल में या हम लोगों के पास अब सीमित मात्रा में ये सब बच गया है। अर्थात ये सभी ऊर्जा न के बराबर हम लोगों के बीच में यह पड़ा रहा है। इस कारण से हम लोगों के पास क्या हो गया है, इन सबों की अभाव यानी कमियां हो रही है। तो यह कमियां, ऊर्जा की जो कमी उत्पन्न हो रही है, इसे ही ऊर्जा संकट कहते हैं, समझे कि नहीं। अर्थात ऊर्जा संकट हमारे लिए एक गंभीर समस्या बनकर के उभर रही है। यदि ऊर्जा का हम सीमित और सही तरीके से उपयोग न करेंगे तो एक दिन जितने भी परंपरागत स्रोत वाले ऊर्जा है, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि सभी, वह पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। फिर पृथ्वी के भूतल में ये सभी बचेगा नहीं, तो हम लोगों को बहुत ही परेशानी हो जाएगी। तो ये जो समाप्त हो रही है, इस ऊर्जा की जो कमी हो रही है हमें, तो यही ऊर्जा संकट कहलाता है, समझे कि नहीं। ये क्या कहलाता है, ऊर्जा संकट कहलाता है। और आप लोग को परीक्षा में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। देखिए ऊर्जा के दो स्रोत हैं, ऊर्जा के दो स्रोत हैं,
एक को गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं और एक को परंपरागत स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत एक बार यदि ये कभी समाप्त होने वाले नहीं होते हैं, लेकिन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन आदि सभी यदि समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, दोबारा पुनः इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस स्थिति में हम लोगों के बीच यदि ऊर्जा की जो समाप्ति हो जाएगी तो इस समाप्ति के कारण से हम लोगों के बीच ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगी और तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ने के कारण से गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, ईंधन में जलावन के रूप में अन्य सभी जगहों में ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा बहुत कम बच रही है हमारे समाजों में या हम लोगों के बीच, जिसके कारण से हम लोगों के बीच ऊर्जा संकट की उत्पन्न हो रही है। और यही ऊर्जा संकट को ऊर्जा को बचाए रखने के लिए हम लोगों को सोच समझ करके चलना पड़ेगा। ऊर्जा का सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए, सीएनजी गैसों का प्रयोग किया जाना चाहिए ईंधन में, ये क्या कहते हैं गाड़ी भी चलाने में, समझे ना, ताकि हम लोग ऊर्जा को बचा के सही तरीके से रख सकें। तो ऊर्जा संकट आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, बताए कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन के उपयोगों को लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात ये संसाधन कभी भी समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है। जल संसाधन का उपयोग हम दैनिक जीवन में बहुत जगह करते हैं। सबसे पहली बात, जल के बिना इस संसार में कोई भी जीव रह नहीं सकता है, मात्र सुंडा को छोड़ करके, जो चावल में छोटा छोटा सुंडा रहता है वही जल का सेवन नहीं करता है, बाद बाकी सभी इंसान जल पीते हैं। तो जल के बिना जीवन जो होता है वह सफल नहीं हो सकता है, जल के बिना कोई रह ही नहीं सकता इस संसार में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल जो है, याद रखिएगा, जल ऊर्जा का एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है जो कभी समाप्त होने वाली संसाधन नहीं है। जल मनुष्य को दैनिक जीवन में पग पग पर उपयोग होने वाला संसाधन है। जल के बिना मानव जीवन या किसी भी प्रकार के जीवन का, सजीव का हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। अर्थात मानव एवं जल के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, मानव एवं सजीव पदार्थों के बीच। जब तक जल नहीं रहेगा तब तक जीवन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मानव को या किसी भी जीव को सबसे अधिक ऑक्सीजन जल के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश करती है। तो इसलिए जल हमारे लिए क्या बहुत ही बड़ा उपयोगी संसाधन है। जल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में पानी पीने के लिए करते हैं, जल पीने के लिए करते हैं, खाना बनाने में करते हैं प्रयोग, जल का प्रयोग बर्तन को धोने में करते हैं, कपड़ा को साफ करने में करते हैं, जल का प्रयोग हम स्नान करने, शुद्ध होने के लिए करते हैं, जल का प्रयोग हम सिंचाई करने के लिए, जिससे कि हम फसल उगाते हैं उसकी सिंचाई करने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। और जल का उपयोग हम क्या कहते हैं, मत्स्य की पालन के लिए करते हैं, अर्थात मछली का जो पालन करते हैं, मछली पालन के लिए जल का उपयोग करते हैं। जल का प्रयोग हम बिजली बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि जल के द्वारा ऊर्जा की जो ये गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। तो जल का संसाधन का हम इन सभी जगहों पर प्रयोग करते हैं। तो हालांकि वर्तमान समय में हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 70% भूभाग पर जल ही जल है, लेकिन पीने लायक जो जल है मात्र 2.4% जल है। तन से पीने लायक जो मृदु जल है उसकी मात्रा में कमी आ रही है, समझे कि नहीं। खारा जल सब जगह, समुद्र का जल जो है उसमें लवण पाया जाता है, जिसको NaCl कहते हैं, वो सभी पाई जाती है, तो वो खारा जल के रूप में होता है, समझे कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है। जल के बिना जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो आप लोगों को मैं जल के बारे में बताता हूं कि कैसे परीक्षा में लिखना है, ठीक है। परीक्षा में इस तरह से लिखना है, जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है और इसे मानव लोग दैनिक जीवन में पग पग पर प्रयोग करते हैं। जल के बिना किसी भी सजीव के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। क्योंकि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा 21%, 21% जो है ऑक्सीजन हमें जल प्रवेश कराती है, जल के द्वारा मिलती है। जल का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में अनेकों जगहों पर करता है।
जल का उपयोग मानव सिंचाई का कार्य करने के लिए करता है, अर्थात फसल जो उगाता है उसकी सिंचाई जो करता है उसके लिए जल का उपयोग वह करता है। उसके बाद जल का उपयोग जो है मानव यानी बिजली उत्पादन के लिए करता है, क्योंकि उपयोग ही कह रहा है। जल का उपयोग मानव बिजली उत्पादन के लिए करता है, बिजली का जो उत्पादन करता है उसके लिए जल का उपयोग करता है। जल का उपयोग मानव लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं, बर्तन साफ करने के लिए करते हैं, स्नान करने के लिए करते हैं। जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं, यानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं। जल का प्रयोग मत्स्य की अर्थात मछली पालन के लिए करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल के बिना इस संसार में कोई भी जीव अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता है। तो जल के उपयोगों को बता दिए, आप लोग समझ गए होंगे। जल के उपयोग समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा? आप लोग बताएं, कोई प्रॉब्लम? चलिए बाबू, अब आपदा किसे कहते हैं और आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपदा क्या है? जब आपदा का अर्थ होता है जब किसी क्षेत्र में एक विषम परिस्थिति और ऐसी घटना उत्पन्न होती है जिस कारण से उस क्षेत्र के लोग तबाह हो जाते हैं, जिस कारण से उस क्षेत्र के लोग तबाह हो जाते हैं, तो यह घटना ही क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप लोग नदी के किनारे बसे हुए, अचानक उस नदी में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ जाने के कारण से उस जगह का क्षेत्र जो हुआ, आसपास का क्षेत्र पूरा डूब जाता है। तो डूबने के कारण से वहाँ के लोग सभी क्या होते हैं? तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो अर्थात ये क्या हुआ? बाढ़ आना एक घटना हुआ, तो उस घटना के कारण से वहाँ के लोग तबाह हो गए, तो इसी को कहते हैं आपदा। अर्थात आपदा एक प्रकार की ऐसी घटना है जिसके कारण कोई मानव या कोई समाज या कोई देश के लोग पूर्ण रूपेण बर्बाद हो जाते हैं और पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आने में उन्हें एक नए तौर से शुरुआत करनी पड़ती है। तो वह घटना ही क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। आपदा के अंतर्गत जो होते हैं वो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा होते हैं। आपदा को दो भागों में बांटा गया है, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा उस आपदा को कहते हैं जो कि मानवों के द्वारा आपदा आती है। जैसे हम कह सकते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी उलट गई तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति मर गए, तो ये भी क्या हुआ? एक घटना हुआ और इस घटना में भी तबाही हुई, मर गए, तो ये क्या हुआ? मानव जनित आपदा हुआ। उसके बाद आतंकवादी घटना कहीं पे हो गया, आतंकवादी घटना, नक्सलवादी जो घटना हो गई, इस घटना में अनेकों लोग मारे जाते हैं, तो ये क्या? मानव लोग करता है ये आपदा, इसलिए इसे मानव जनित आपदा कहेंगे। लेकिन प्राकृतिक आपदा जो होता है वो बहुत ही भयावह आपदा होती है। प्राकृतिक आपदा से बचना बहुत ही मुश्किल होती है। अर्थात जैसे भूकंप आ जाती है, सुनामी लहर जो आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, तो इन सभी आपदाओं के कारण से लाखों हजारों घर बर्बाद तबाह हो जाते हैं। 2001 ईस्वी में गुजरात में सुनामी आया था जिसमें कि पूरा गुजरात बर्बाद हो गया था। समुद्र की लहरों में तूफान आया था जिससे कि बर्बाद हो गया था। तो ये सुनामी, ये जो आपदा हुआ वो प्राकृतिक आपदा हुआ। प्राकृतिक आपदा बहुत ही खतरनाक होता है, किससे? मानव जनित आपदा से। तो अब देखिएगा आपदा प्रबंधन, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ, फिर लिखने के लिए भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। अब देखिए आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आपदा प्रबंधन, तो प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। जैसे मान लिया जाए कि शुरू से ही कोई सोच समझ करके चलता है विषम परिस्थिति को ध्यान में, कि भविष्य में यदि आप लोग भी देखते होंगे घर द्वार में पैसा उसा बचा करके रखा जाता है कि हमको बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी के लिए शुरू से ही जब जन्म लेती है तो उसका पैसा बचा करके रखने लगता है, ताकि वो जवान होने के बाद, बड़ी होने के बाद उसकी शादी के लिए हमको चिंता नहीं करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि उसके लिए प्रबंधन किया गया, समझे कि नहीं? तो ठीक जैसे करता है लोग, तो ठीक उसी प्रकार कि जब सरकार या लोग आपदा को ध्यान में रखते हुए पहले से ही सचेत होकर के रहना हो, उसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। जैसे बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, बाढ़ में अनेकों क्षेत्र डूब जाते हैं, जिसके कारण से सरकार या अन्य लोग उस
बाढ़ के क्षेत्र में से हट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये क्या हुआ? प्रबंधन। यानी आपदा से बचने के लिए जो उपाय पहले से किया जाता है उसी को कहते हैं आपदा प्रबंधन। समझे कि नहीं? आपदा से बचने के लिए पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम अपनाई जाती है उसे ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। समझे? अब देख बाबू, आपदा किसे कहते हैं? अब परीक्षा में कैसे लिखना है उसको बता रहे हैं। परीक्षा में इसे लिख रहा है, आपदा एक प्रकार की ऐसी घटना है जो कि किसी क्षेत्र में रह रहे लोगों को पूर्ण रूपेण बर्बाद कर देता है या देश को बर्बाद कर देता है और पुनः सामान्य स्थिति में आने में उन्हें बहुत दिन तक लग जाते हैं या पूर्ण रूपेण बर्बाद हो जाते हैं। आपदा जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। मानव जनित आपदा वैसे आपदा को कहते हैं जो मानवों के द्वारा आपदा लाई जाती है। जैसे गाड़ी एक्सीडेंट कर गया, उसमें हजारों 10, 15, 20 आदमी मर गए, तो ये हुआ मानव जनित आपदा। आतंकवादी घटना या नक्सलवादी घटना के कारण से जो आपदा होती है यह आपदा को कहा जाता है मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा उस आपदा को कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा आपदा हम लोगों के बीच आती है। जैसे प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, सुनामी, आग आदि सब लग जाती हैं, जिसके कारण से बाढ़ आ जाने के कारण से हजारों हजार घर डूब जाते हैं, जिसके कारण से बहुत बह जाते हैं, व्यक्ति लोग मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं, प्यासे मर जाते हैं। और या सुनामी लहर आ जाने के कारण से कितने घरें उजड़ गए, कितने व्यक्ति मर गए गुजरात में। तो ये सभी जो घटना हुई ये क्या हो गई आपकी? ये प्राकृतिक आपदा हुई। आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है, अब आपदा प्रबंधन का अर्थ होता है कि किसी भी विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपदा से बचने के लिए जो सरकार के द्वारा या आम लोगों के द्वारा बचने के लिए जो आपदा से पूर्व नियोजित कार्यक्रम अपनाता है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम ही आपदा प्रबंधन कहलाती है। तो आप आपदा प्रबंधन समझ गए। अब देखिए बाबू, अब अगला जो है जनसंख्या विस्फोट समझिए। जनसंख्या विस्फोट से भारत में समस्या का वर्णन करें। तो याद रखिएगा, भारत की सभी समस्या की जननी जो है वह जनसंख्या है। मानव, ध्यान दीजिएगा, मानव अपनी ही संख्या को बढ़ाकर दुख एवं दारुणता का शिकार होता चला जा रहा है। मानव अपनी संख्या को बढ़ाकर दुख एवं दारुणता का शिकार होता चला जा रहा है। उसे जो है ना, उसे कोई भी यानी सभी प्रकार की समस्याओं को अपनी ही संख्या को बढ़ाकर लेते चला जा रहा है। भारत में सभी समस्या की जो जननी है वह जनसंख्या है। क्या है बाबू? जनसंख्या। क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा नंबर पे है। इससे पहले मात्र चीन है। तो चीन की जनसंख्या अभी पूरे विश्व में 1 नंबर पे है। लेकिन चीन का क्षेत्रफल कितना है? 95,72,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। समझे कि नहीं? चीन का क्षेत्रफल, चीन के पास जो भूमि है 95,72,900 वर्ग किलोमीटर। समझे कि नहीं? चीन के पास भूमि है। लेकिन भारत के पास कितनी भूमि है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 2011 के जनगणना के अनुसार से भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के पार है। यानी और ऐसा आकलन किया गया है कि 2030 आते आते भारत की जनसंख्या चीन को पीछे कर देगी। समझे कि नहीं? इस प्रकार से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में प्रतिवर्ष 1,80,00,000 बच्चा जन्म लेता है। समझे कि नहीं? भारत में प्रतिवर्ष 1,80,00,000 बच्चा जन्म लेता है और जिसमें कि 50 लाख बच्चा किसी न किसी कारण से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं जन्म के समय। समझे ना? तो इस कारण भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 जनसंख्या की वृद्धि होती है। 1,30,00,000 जनसंख्या कुल श्रीलंका के जनसंख्या के बराबर हो जाती है। तो भारत में प्रतिवर्ष एक श्रीलंका बन रहा है। भारत में प्रतिवर्ष क्या बन रहा है? एक श्रीलंका बन रहा है। प्रतिवर्ष भारत में यानी एक श्रीलंका को उपज दे रहा है, यानी 1,30,00,000 जनसंख्या बढ़ रही है। तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि के कारण से अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है। आज
भारत में जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, समझे कि नहीं, जनसंख्या का विस्फोट हो रही है, इसकी कारण से भारत में अनेकों समस्या जन्म ले रही है। तो सबसे पहले जनसंख्या के वृद्धि होने के कारण से गरीबी की समस्या बढ़ रही है। गरीबी, क्योंकि जब मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, किसी को 2-4 बेटा, एक बेटा रहेगा तो वो प्रतिपाल तो उसका अच्छी तरीके से करेगा, लेकिन 2-4 बेटा हो जाएगा तो उसको खिलाने में भी सोचना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना, लेकिन उसका पेट भर नहीं पाता है, जिसके कारण से गरीबी अत्यधिक मात्रा में बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भरण पोषण उसका सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद वह मतलब कि निम्न मजदूरी के लिए भी ललायित हो रहा है, ये जनसंख्या कर रहा है। दूसरी बात है बेरोजगारी बढ़ रही है, अत्यधिक जनसंख्या विस्फोट के कारण से, जनसंख्या विस्फोट होने के कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि सीमित मात्रा में काम है, उद्योग धंधों में आदि सभी में सीमित मात्रा में काम है, लेकिन जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण से आज एक यानी 10 पोस्ट के लिए आवेदन जो सरकार के पास आता है 50,000 आवेदन आता है, यानी उसके लिए भरता है 50,000 आवेदन। इसके कारण से क्या होता है, वो क्यों करता है 50,000, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, समझे कि नहीं। इसके कारण से उस एक 10-15 पोस्ट के लिए 10-20,000 आदमी फॉर्म भरता है, समझे कि नहीं। तो इसके कारण से जनसंख्या वृद्धि के कारण से बेरोजगारी की समस्या हो रही है। तीसरा हुआ बाबू भूख की समस्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण से कौन सी भूख की समस्या हो रही है। कैसे भाई, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रही है, बाल बच्चे हो रहे हैं अत्यधिक मात्रा में, वह उस अनुसार से कमा नहीं पा रहा है, और मान लीजिए सीमित मात्रा में कमाता है तो आधा आधा पेट करके रहता है, दिन खाता है तो रात नहीं खा पाता है, और रात खाता है तो दिन नहीं खा पाता है, सब मजदूरी करता है, भूख की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। चौथी बात है जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण से भूमि पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जनसंख्या की वृद्धि होने से भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण से प्राकृतिक घटना होने की संभावना बढ़ जा रही है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस एक बहुत महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1798 ईस्वी में, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने 1798 ईस्वी में एक लेख लिखा था, एन एसे ऑन द पॉपुलेशन, समझे कि नहीं। उस लेख के माध्यम से उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि जनसंख्या पर मानव नियंत्रण नहीं करेगा, तो जनसंख्या पर नियंत्रण यदि मानव नहीं करेगा तो निश्चित ही यह जनसंख्या जो है मानव को, ये निश्चित ही यह जनसंख्या यदि मानव नियंत्रित नहीं करेगा अपने स्वयं विवेक से, तो प्रकृति उस पर नियंत्रण करेगा, और प्रकृति का जो नियंत्रण होगा बहुत ही भयावह हो जाएगा। और माल्थस ने इस बात को बताया था कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वर्तमान समय में, वो जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है आपका किस रूप में, यानी ज्यामितीय रूप में। जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 2 के बाद 4, 4 के बाद हुआ 8, 8 के बाद हुआ 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद हुआ 128, 128 के बाद 256, यानी ज्यामितीय रूप में जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन खाद्य सामग्री जो भोजन का जो अनुपात होता है वह अंक गणितीय रूप में बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में बढ़ रही है, समझे क्या। इस कारण से जनसंख्या की वृद्धि के कारण से जनसंख्या और खाद्य सामग्री के बीच संतुलन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से अनेकों लोग भूखे मर जाएंगे, समझे कि नहीं। ये माल्थस ने बात बोला था, और ये बात सही है, यानी जनसंख्या के कारण से भूख की समस्या आ रही है, समझ में आ रही है। और अगला जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के कारण से, फिर समझाऊंगा कैसे लिखना है, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ। जनसंख्या की वृद्धि के कारण से ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या में वृद्धि के कारण से यानी भ्रष्टाचार, या हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार या लूट आदि की भी मात्रा बढ़ी है अत्यधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण से सबसे पहले क्या आप देखते होंगे लूट खसोट होती है, या नहीं तो सरकारी काम कागजों में अपना नौकरी करने के लिए घूस देते हैं, या अपने कामों को बढ़ाने के लिए कि मेरा काम हो जाए, क्योंकि आदमी जानता है कि बहुत सारे आदमी यहाँ पे लगे हुए हैं, हम अपना पैसा दे करके काम कर देंगे। इससे क्या होता है, मतलब कि बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो रहा है। और हम कह सकते हैं कि सभी समस्याओं की जननी जो है वो भारत में बढ़ रही जनसंख्या है। तो अब इसको लिखना कैसे है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। इसको लिखना है कि भारत दुनिया में जनसंख्या के मामले में दूसरा नंबर पे देश है। पहला नंबर में जो है चीन है, पहला नंबर में जनसंख्या के मामले में चीन है। हालांकि चीन के पास कुल भूमि जो है 95,72,900 वर्ग किलोमीटर चीन के पास भूमि है, लेकिन भारत के पास मात्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, यदि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर यही रही तो 2030 आते आते भारत की जनसंख्या जो है
चीन से आगे निकल जाएगी और चीन को पछाड़ देगी। भारत में प्रतिवर्ष 1,80,00,000 बच्चे जन्म लेते हैं और 50 लाख बच्चे किसी न किसी कारण से मृत्यु के कगार पर चले जाते हैं। इस कारण भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 जनसंख्या की वृद्धि होती है। इस 1,30,00,000 जो जनसंख्या होती है श्रीलंका की कुल जनसंख्या के बराबर हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या भारत की सभी समस्याओं की जननी होने वाली है और है भी। भारत में गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी और उसके बाद अपराध इन सबों में वृद्धि की है। भारत जनसंख्या के कारण से इन सबों में वृद्धि हुई है। ये सभी समस्याएं भारत में बढ़ रही है तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण से। तो आप लोग लिख सकते हैं इसे अच्छी तरीके से। आज की क्लास में यहीं तक।